नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम यूपी पीसीएस प्री एग्जाम 2019 में जो क्वेश्चन पेपर आया था उसकी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ में। पहला प्रश्न है कि आईएमएफ के नवनियुक्त प्रबंध निदेशक हैं। 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है क्रिस्टीना जॉर्जिवा, दूसरा ऑप्शन है क्रिस्टीन लेगार्ड, तीसरा ऑप्शन है रघुराम राजन, चौथा है सुरजीत भल्ला। तो आपका इसमें सही उत्तर क्या होगा? इसमें सही उत्तर क्रिस्टीना जॉर्जिवा। ठीक है, तो अभी वर्तमान में भी जो आईएमएफ के नवनियुक्त प्रबंध निदेशक हैं वो भी क्रिस्टीना जॉर्जिवा ही हैं। और आईएमएफ की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1945 में। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि 1945 में हुई थी और इस वक्त भी प्रबंध निदेशक क्रिस्टीना जॉर्जिवा ही हैं। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा अक्टूबर 10 2019 को प्रतिभाशाली बच्चों के कौशल समृद्धि के प्रोत्साहन हेतु प्रारंभ किया गया राष्ट्रीय कार्यक्रम है। पहला ऑप्शन है लक्ष्य, दूसरा ऑप्शन है प्रतिभा, तीसरा ऑप्शन है ध्रुव, चौथा ऑप्शन है परिवर्तन। सही उत्तर इसका क्या होगा? सही उत्तर होगा इसका ध्रुव कार्यक्रम। इस कार्यक्रम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बात देख लेते हैं कि 2019 को प्रतिभाशाली बच्चों के कौशल समृद्धि के प्रोत्साहन हेतु ध्रुव योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना में केंद्र सरकार युवा प्रतिभाओं को निखारने और प्रोत्साहित करने के लिए रूस के सोची स्कूल की तर्ज पर ध्रुव नामक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगी, जिसमें 60 प्रतिभाशाली छात्रों को विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण दिया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ आप देख रहे हैं कि व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके विशेषताएं दी गई हैं। तो आप इसका मिलान करेंगे तो पहले इसमें सही उत्तर देख लेते हैं। सही उत्तर क्या होगा? डी होगा। ठीक है, 4 3 1 2। अब हम लोग इसका मिलान करेंगे तो देखेंगे थॉमस कुक जो है ये ब्रिटिश टूर एंड ट्रेवल कंपनी से संबंधित है। इसके अलावा ग्रेटा थनबर्ग जो है ये जानी जाती हैं पर्यावरण कार्यकर्ता के रूप में। डॉक्टर उषा किरण जो हैं इनको जाना जाता है भारत भारती सम्मान के विजेता के रूप में। और कैरी लैम जो है ये है हांगकांग के नेता। ठीक है, तो ये हो गया मिलान। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2019 के अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दूसरी बार किसी महिला को दिया गया। इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला कौन थी? पहला ऑप्शन है आपका ईस्टर डफलो, दूसरा है ग्रेटी थेरेसिकोरी, तीसरा ऑप्शन है मारिया जोबर्ट, चौथा ऑप्शन है एलिनॉर ऑस्ट्रॉम। इसमें सही उत्तर क्या होगा आपका? सही उत्तर है एलिनॉर ऑस्ट्रॉम। ठीक है, तो इसमें कुछ और भी व्याख्या देख लेते हैं। जैसे एलिनॉर ऑस्ट्रॉम को जो है ये पुरस्कार 2009 में दिया गया था और ये दिया गया था इनको अर्थशास्त्र के लिए। ठीक है, इकोनॉमिक्स के लिए दिया गया था एलिनॉर ऑस्ट्रॉम को। और ये प्रथम महिला थी जो कि नोबेल अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार पाने वाली महिला थी। इसके अलावा आप देखते हैं 2019 के अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दूसरी बार जिस महिला को दिया गया था उनका क्या नाम था? उनका नाम था ईस्थर डेफलो। ठीक है, तो वो भी नाम देख लीजिए। ये देखिए यहीं ऑप्शन में नाम है ईस्थर डेफलो को जो था 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि सितंबर 2019 में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई ग्रामीण स्वच्छता रणनीति निम्न में से किस अवधि से संबंधित है? ठीक है, तो एक आपके ऑप्शन दिए हैं 2019 से 2035 तक, 2019 से 2029 तक, तीसरा ऑप्शन है 2019 से 2022 तक, चौथा ऑप्शन है 2019 से 2024 तक। सही उत्तर इसका क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा 2019 से 2029 तक। ठीक है, तो 2019 का जल शक्ति मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया ग्रामीण स्वच्छता रणनीति कार्यक्रम जो है इसकी अवधि है 2019 से 2029 तक। और ये एक पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने 10 वर्षीय ग्रामीण स्वच्छता रणनीति का शुभारंभ किया है। इस मिशन का लक्ष्य क्या है? स्वच्छता व्यवहार परिवर्तन को बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए यह सुनिश्चित करना कि कोई भी पीछे ना रहे और ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन तक पहुंच बढ़े। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? पहला ऑप्शन आपका दिया हुआ है वाराणसी, दूसरा ऑप्शन है मैसूर, तीसरा ऑप्शन है नई दिल्ली, चौथा ऑप्शन है शिमला। सही उत्तर इसका क्या होगा? इसका सही उत्तर है आपका सही उत्तर होगा मैसूर। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ और भी संस्थान देख लेते हैं। जैसे कि भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान आपने देखा मैसूर है। और इसके अलावा जो संस्थान है भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वो आपका कहाँ पे है? सब्जी का अगर पूछा जाए तो भारतीय सब्जी अनुसंधान वाराणसी में है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए हथकरघा, ठीक है, हथकरघा तकनीकी संस्थान, ठीक है, ये पूछ लिया जाए तो ये कहाँ पर है? ये भी वाराणसी में ही है। इसके अलावा अगर पूछा जाए केंद्रीय आलू शोध संस्थान तो ये कहाँ पे है? ये है शिमला में। ठीक है, आलू से संबंधित। और इसके बाद अगर पूछ लिया जाए अगर उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान तो ये कहाँ पे है? ये है लखनऊ में। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। वाराणसी में 2 हैं, एक तो हथकरघा का है और दूसरा सब्जी अनुसंधान संस्थान है। शिमला में कौन सा है? शिमला में है आपका आलू शोध संस्थान। और लखनऊ में है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान। ठीक है, नई दिल्ली में बहुत सारे संस्थान हैं, तो इनको एक सूची के माध्यम से हम लोग आगे देख लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता पर प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। पहला ऑप्शन 2025 तक, दूसरा ऑप्शन 2030 तक, तीसरा ऑप्शन 2035 तक, चौथा ऑप्शन है 2040 तक। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है 2030 तक ये लक्ष्य रखा गया है कि भारत द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। इसके विषय में कुछ महत्वपूर्ण देख लेते हैं। जैसे कि संयुक्त राष्ट्र समझौते में शामिल देशों का 14वां सम्मेलन कोप 14 ग्रेटर नोएडा में संपन्न हुआ था। ये 2019 में हुआ था। और इस सम्मेलन में भूक्षरण की भरपाई के लिए 2030 तक एक सतत विकास लक्ष्य प्राप्त करना था, जिसमें राष्ट्रीय लक्ष्य के साथ ही इसकी प्रतिबद्धता व्यक्त की गई थी। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि चंद्रयान 2 अंतरिक्ष यान को प्रक्षेपित करने के लिए इसरो द्वारा किस जियोसिंक्रोनस उपग्रह प्रक्षेपण यान का प्रयोग किया गया था? पहला ऑप्शन है जीएसएलवी मार्क 3, दूसरा ऑप्शन है जीएसएलवी मार्क 2, तीसरा ऑप्शन है जीएसएलवी मार्क 4, चौथा ऑप्शन है जीएसएलवी मार्क 5।
सही उत्तर इसका क्या होगा? इसका सही उत्तर है पहला ऑप्शन आपका GSLV Mark 3 M1 का प्रयोग किया गया था इसरो द्वारा। तो आप जानते हैं कि 2019 में चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण किया गया था आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा केंद्र से, और ये अभियान जो था यह सफल रहा। चंद्रयान जो था वो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करते वक्त भटक गया था और नष्ट हो गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के सबसे बड़े चरखे के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है कि इसका उद्घाटन नोएडा में हुआ है। दूसरा कथन है कि यह उपयोग किए हुए प्लास्टिक कचरे से बना है। आपको नीचे बताना है, तो इसमें सही उत्तर हम सीधे बताते हैं कि ये दोनों ही कथन जो हैं वो सही हैं। ठीक है, तो आप जानते हैं कि 2019 में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती थी, उसके उपलक्ष्य में नोएडा में उपयोग किए हुए प्लास्टिक के कचरे से चरखे का उद्घाटन किया गया था। चलिए प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफेद होता है? पहला ऑप्शन है छिपकली, दूसरा ऑप्शन है तिलचट्टा, तीसरा ऑप्शन है घरेलू खटमल, चौथा ऑप्शन है मच्छर। सही उत्तर इसका क्या होगा? सही उत्तर है तिलचट्टा। ठीक है, तो तिलचट्टा में जो है हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, इसी कारण इसके रक्त का रंग सफेद होता है। और आप जानते हैं कि हीमोग्लोबिन की ही उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे की जड़ के साथ संयोजन करते हैं? पहला ऑप्शन है दालें, दूसरा ऑप्शन है चावल, तीसरा ऑप्शन है गेहूं, चौथा ऑप्शन है गन्ना। सही उत्तर है दालें। जीवाणु दाल के पौधे के जड़ों के साथ संयोजन करके नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, और इस जीवाणु को राइजोबियम या जोक्टोबैक्टर के भी नाम से जाना जाता है, और यह अक्सर परीक्षाओं में पूछा भी जाता है इसके बारे में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो निम्न में से क्या घटित होता है? पहला ऑप्शन है त्रिज्या बढ़ जाती है, दूसरा ऑप्शन है त्रिज्या घट जाती है, तीसरा ऑप्शन है बुलबुले का लोप हो जाता है, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर है कि त्रिज्या बढ़ जाती है। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है पृष्ठ तनाव के कारण। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, बताना है। तो एक एक करके हम तो देखेंगे। ऑक्सीटोसिन जो है वो हार्मोन होता है, बात सही है। एस्पार्टम जो है संश्लेषित मधुरक होता है, यानी कि सिंथेटिक स्वीटनर, ये भी बात सही है। नियोप्रीन जो होता है ये एक स्पेशलाइज्ड रबर होता है, विशिष्ट रबर, सही है। रेयॉन जो होता है ये रूपांतरित पदार्थ या रूपांतरित स्टार्च नहीं होता है, बल्कि ये कैसा होता है? ठीक है, ये एक कृत्रिम रेशे होते हैं। ठीक है, और ये सेलुलोज से बने होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है? पहला ऑप्शन है कपास, दूसरा ऑप्शन है केश ऑब्लिक बाल, तीसरा ऑप्शन है लूता रेशम जिसे स्पाइडर सिल्क कहते हैं, चौथा है खुर। सही उत्तर इसमें क्या होगा? इसमें सही उत्तर होगा कपास। ठीक है, तो कपास जो होता है ये प्रोटीन नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि ऊष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती है। तो आप इसमें देखेंगे कि कारण दिया हुआ है संचालन के कारण, दूसरा ऑप्शन दिया है कि संवहन एवं विकिरण के कारण, तीसरा ऑप्शन दिया है कि दोनों ही गतिविधियों के कारण, और चौथा ऑप्शन दिया है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप देखेंगे कि थर्मस में लंबे समय तक जो है तरल गर्म रहता है या ठंडा रहता है। इसका कारण क्या होता है? इसका कारण आपका दोनों ही क्रियाएं होती हैं। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, संचालन, संवहन एवं विकिरण, ये सभी क्रियाएं जो होती हैं जिसके कारण थर्मस में तरल गर्म या ठंडा रहता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतरस्रावी और बहिस्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि है? पहला ऑप्शन है एड्रिनल ग्रंथि, दूसरा ऑप्शन है अश्रु ग्रंथि, तीसरा ऑप्शन है अग्नाशय ग्रंथि, चौथा ऑप्शन है थायराइड। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है इसमें आपका अग्नाशय ग्रंथि। तो पैनक्रियाज जो होती है ये, इसमें दोनों ही प्रकार की ग्रंथियां होती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान होता है? पहला ऑप्शन है चीनी की मिट्टी, दूसरा ऑप्शन है कोरंडम, तीसरा है जिप्सम, चौथा है टैल्क। सही उत्तर इसका क्या होगा? सही उत्तर है जिप्सम। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर है जिप्सम, जिसमें कैल्शियम विद्यमान होता है। और आप जानते हैं कि जिप्सम को अगर 120 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया जाए तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है, और जिप्सम में लगभग 23% तक आपका कैल्शियम विद्यमान रहता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, बताना है। तो पहला, एक तरफ पदार्थ दिए हैं, दूसरी तरफ उनके उपयोग दिए हुए हैं। तो आप इनमें देखेंगे सिल्वर ब्रोमाइड, आप देखेंगे कि ये होता है कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण के लिए इस्तेमाल नहीं होता है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसके बाद है सिल्वर आयोडाइड है, तो आप देखेंगे इसका प्रयोग कृत्रिम वर्षा के लिए होता है, सही है ये बात। लिथियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग होता है गठिया के उपचार के लिए, और दूध दिया मैग्नीशिया का इस्तेमाल होता है, ये एक एंटासिड होता है। ठीक है, तो आपका इसमें जो सही उत्तर क्या हो जाएगा कि सुमेलित नहीं है, सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, तो सिल्वर ब्रोमाइड जो है किसके लिए इस्तेमाल होता है? ये इस्तेमाल होता है फोटोग्राफी के लिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तुलसी के पौधे का औषधि महत्व निम्नांकित की उपस्थिति के कारण होता है। पहला ऑप्शन है कार्बनिक अम्ल, दूसरा है कार्बनिक अम्ल, तीसरा है फिनॉल फ्लेवोनॉइड, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर इसका क्या होगा? फिनॉल और फ्लेवोनॉइड्स के कारण। ठीक है, तो तुलसी में जो औषधि गुण होते हैं वो फिनॉल और फ्लेवोनॉइड के कारण होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इकोसिस्टम के संदर्भ में से निम्न में से क्या सत्य है? पहला ऑप्शन दिया है कि प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक पर न्यूनतम रूप से आश्रित है, दूसरा ऑप्शन है कि प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादकों से संख्या में अधिक होते हैं, तीसरा ऑप्शन है उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक होते हैं, चौथा ऑप्शन है द्वितीय उपभोक्ता अधिकतम होने के साथ साथ बहुत ही शक्तिशाली हैं। सही उत्तर इसका क्या होगा? उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक होते हैं, आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। सुपोषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताना है। पहला है कि यह जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है, दूसरा है कि यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है। एक तरफ आपका आप
तो इसमें आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सीधे हम सही उत्तर देखते हैं। तो 1 और 2 कथन दोनों ही इसके सही होंगे कि सुपोषण जो है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं यूट्रोफिकेशन, ठीक है, तो यह जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है। साथ ही साथ यह जल में घुलित ऑक्सीजन को भी कम करता है, ठीक है, तो दोनों ही उत्तर सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं कि मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण कहलाता है। पहला ऑप्शन है नैसर्गिक पर्यावरण, दूसरा है एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण, तीसरा ऑप्शन है शहरी पर्यावरण, चौथा है आधुनिक पर्यावरण। सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर है एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण। तो मानव की जो गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण होता है उसको एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण कहते हैं, और जो मानव गतिविधियों से उत्पन्न प्रदूषण होता है उसको क्या कहते हैं, उसको हम एंथ्रोपोजेनिक प्रदूषण कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन है सत्य नहीं है। पहला आपका ऑप्शन दिया है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाति विविधता में वृद्धि होती है। दूसरा ऑप्शन आपका दिया हुआ है कि उष्णकटिबंधीय शीतोष्ण क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक जातियों को आश्रय देते हैं। ठीक है, तो बात सही है कि उष्णकटिबंधीय जो प्रदेश होते हैं ये शीतोष्ण क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक जातीय विविधता और आश्रय देते हैं, तो ये बात सही है। विशालतम जैव विविधता मेजनी वर्षावनों में पाई जाती है, ठीक है, ये बात भी सही है। जातीय विविधता शीतोष्ण क्षेत्रों से ध्रुवों की ओर घटती जाती है, ये बात भी सही है। तो आप इसमें देखेंगे कि आपको बताना है कि सत्य नहीं है, तो सत्य नहीं है, भूमध्य रेखा की ओर से ध्रुवों की ओर जातीय विविधता में वृद्धि होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है। तो आपके पहला ऑप्शन दिया लाइकेंस, दूसरा है मैथिल मर्क्यूरी, तीसरा है रोज प्लांट यानी गुलाब का पौधा, चौथा है सनफ्लावर। सही उत्तर क्या होगा इसका, सही उत्तर है लाइकेंस। ठीक है, तो लाइकेंस जो होते हैं ये वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं, और इनको देख के ही ये अनुमान लगाया जा सकता है कि अगर कहीं पे लाइकेंस की उपस्थिति है तो समझ लीजिए कि वहाँ पे वायु प्रदूषण नहीं है, और कहीं पे लाइकेंस की उपस्थिति अगर नहीं है तो वहाँ पे वायु प्रदूषण हो सकता है। और लाइकेंस जो होते हैं ये कवक और शैवाल के सहचर्य से बनते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है बताना है। पहला है अलवणीकरण समुद्री जल, दूसरा है प्रतिलोम परासरण पेयजल, विकृतीकरण प्रोटीन, चौथा है पौष्टिकीकरण चाय। ठीक है, तो आपका इसमें जो है सुमेलित नहीं है। आप देखेंगे कि पौष्टिकीकरण जो है चाय से नहीं बल्कि पौष्टिकीकरण से संबंधित होता है। किससे, दूध से संबंधित होता है, और ये क्रिया होती है जिसमें एक निश्चित समय व निश्चित तापमान तक गर्म करके सभी प्रकार के रोगाणुओं को नष्ट किया जाता है। ठीक है, और इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज की थी लुई पाश्चर ने। तो हम जब और अन्य देख लेते हैं तो आप देखेंगे कि अलवणीकरण जो होता है ये समुद्री जल संबंधित है, प्रतिलोम परासरण रिवर्स ऑस्मोसिस जिसे कहते हैं ये पेयजल से संबंधित है, आरओ इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, और विकृतीकरण जो है ये आपका प्रोटीन से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शाकनाशक का उदाहरण है। पहला ऑप्शन है सोडियम क्लोरेट, दूसरा ऑप्शन है पोटेशियम परमैंगनेट, तीसरा ऑप्शन है ब्लीचिंग पाउडर, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर इसका क्या होगा, सही उत्तर इसका होगा सोडियम क्लोरेट। ठीक है, तो सोडियम क्लोरेट जो होता है एक शाकनाशक का उदाहरण है। इसके अलावा भी शाकनाशक होते हैं, जैसे आपने सुना होगा 2,4-D, जिसे हम 2,4-D यानी कि डाइक्लोरोफिनॉक्सिन एसिटिक एसिड भी कहते हैं। इसके अलावा ब्यूटाक्लोरो भी होता है, इसके अलावा पाराक्वेट भी होता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है। पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, चौथा है मीथेन। सही उत्तर क्या है, सही उत्तर है मीथेन गैस। मीथेन गैस को हम मार्श गैस भी कहते हैं। इसके अलावा मीथेन गैस जो है ये आपकी एक रंगहीन जल में अविलय और वायु से हल्की गैस है। प्राकृतिक रूप से मीथेन गैस पृथ्वी की सतह के नीचे पेट्रोलियम पदार्थों के साथ दलदली भूमि आदि में पाई जाती है। पशुओं की जुगाली करने में भी आप जानते हैं कि मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है। कि अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का सचिवालय वर्तमान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। पहला ऑप्शन है पेरिस, दूसरा है नई दिल्ली, तीसरा है गुरुग्राम, चौथा ऑप्शन है न्यूयॉर्क। सही उत्तर आप जानते हैं क्या होगा, सही उत्तर है गुरुग्राम। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की जो संगठन था इसकी स्थापना कब की गई थी। इसकी स्थापना 2015 में भारत और फ्रांस के सहयोग से की गई थी। वर्तमान में आप जानते हैं कि इस संगठन में कुल 122 देश जो हैं वो जुड़े हुए हैं, और इसका उद्देश्य क्या है संगठन का, कि सौर ऊर्जा से परिपूर्ण देशों को एकजुट कर सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न है कि 100% सौर ऊर्जा का चलने वाला भारतवर्ष का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। पहला ऑप्शन है आपका अंडमान निकोबार, दूसरा ऑप्शन है चंडीगढ़, तीसरा ऑप्शन है दीव, चौथा ऑप्शन है पुदुचेरी। सही उत्तर इसमें क्या होगा, सही उत्तर है पुदुचेरी जो है वो 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। अगला प्रश्न दिया है कथन और कारण से संबंधित, तो इसमें कथन देखते हैं। पहले क्या दिया है कि मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI एवं सतत विकास लक्ष्य यानी कि SDG पर आधारित भारतीय राज्यों की वरीयता में धनात्मक संबंध है। कारण है कि SDG लक्ष्यों का आधारभूत आयाम शिक्षा एवं स्वास्थ्य से घनिष्ठता के साथ अंतर संबंधित है। तो आप देखेंगे कि इसमें सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर है इसका ए ऑप्शन। ठीक है, तो कथन और कारण दोनों ही सही हैं, और कारण कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। अगला प्रश्न है कि बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में सम्मिलित होता है। पहला है स्वास्थ्य, दूसरा है शिक्षा, तीसरा है जीवन स्तर। आपको बताना है इसमें मल्टीपल आंसर कौन कौन से बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में सम्मिलित किए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा कि तीनों ही कारक जो हैं वो सम्मिलित किए जाते हैं, यानी कि स्वास्थ्य भी, शिक्षा भी और जीवन स्तर को भी शामिल किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ के कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए पूर्व से सही उत्तर का चयन करें। तो आप इसमें देखेंगे कि वन्य जीव संरक्षण कब आया था अधिनियम, ये आया था 1972 में।
ठीक है। इसके अलावा जैव विविधता अधिनियम सन कब आया था? ये आपका आया था 2002 में। इसके अलावा प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी 1973 में और प्रोजेक्ट हाथी आया था 1992 में। तो अब आप यहाँ से क्रम देख लेंगे कि कौन सा क्रम बन जाएगा। सही उत्तर है इसमें ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, तो क्रम बनेगा कौन सा? पहला आएगा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, उसके बाद आएगा प्रोजेक्ट टाइगर, उसके बाद आपका प्रोजेक्ट हाथी, फिर आएगा जैव विविधता अधिनियम 2002। अगला प्रश्न देखते हैं कि नागरिक पंजीकरण प्रणाली यानी कि CRS के अंतर्गत कितने दिनों के भीतर जन्म तथा मृत्यु की घटना को भारत के रजिस्ट्रेशन कराना कानूनी रूप से अनिवार्य कर दिया गया है? सही उत्तर इसमें बताना है। पहला ऑप्शन है 15 दिन, दूसरा 21 दिन, तीसरा 26 दिन, चौथा है 30 दिन। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर है 21 दिन के भीतर अनिवार्य कर दिया गया है नागरिक पंजीकरण प्रणाली के अंतर्गत जन्म और मृत्यु की घटना का रजिस्ट्रेशन करवाना। अगला प्रश्न देखते हैं कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 5 में सम्मिलित नहीं करता है, तो कौन किसको सम्मिलित नहीं करता है बताना है। पहला ऑप्शन है उच्च रक्तचाप, दूसरा है मधुमेह, तीसरा है HIV परीक्षण, चौथा है मृत्यु का पंजीकरण। सही उत्तर इसमें क्या होगा? HIV परीक्षण को जो है वो सम्मिलित नहीं करता है। अगला प्रश्न है कि पर्यावरणीय कुजनेटस वक्र पर्यावरणीय क्षति एवं प्रति व्यक्ति GDP के मध्य संबंध दर्शाता है। यह पर्यावरणीय कुजनेटस वक्र का आकार किस प्रकार का होता है? पहला ऑप्शन है आपका उल्टा U आकार का, दूसरा है ऑप्शन उल्टा V आकार का, तीसरा ऑप्शन है उल्टा L आकार, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर है उल्टा U आकार का होता है। तो पर्यावरणीय कुजनेटस वक्र जो होता है पर्यावरण क्षति और प्रति व्यक्ति GDP के मध्य में संबंध को दर्शाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। कथन है कि सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है। कारण यह है कि सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है कि जो भावी पीढ़ियों की जरूरतों पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समाज की आवश्यकता को पूरा करे। सही उत्तर इसमें क्या होगा? आप देखेंगे कि सतत विकास के बारे में दोनों ही कथन और कारण सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्रत्यक्ष लाभ योजना को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा विश्व की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ योजना माना गया है? पहला ऑप्शन है मनरेगा, दूसरा ऑप्शन है पहल, तीसरा है ऑप्शन NSAP, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है पहल कार्यक्रम को। तो पहल कार्यक्रम के विषय में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। 15 नवंबर 2014 में देश के लगभग 54 जिलों में ये योजना शुरू की गई थी। इस योजना का नाम क्या था? ये योजना थी रसोई गैस सब्सिडी के लिए शुरू की गई पहल योजना, जिसमें विश्व की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ योजना के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में अपना नाम दर्ज किया। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला ऑप्शन है आप देखेंगे कि यह 75% ग्रामीण और 50% शहरी जनसंख्या को आच्छादित करेगा। दूसरा है कि महिलाओं और बच्चों को पोषण संबंधी सहायता पर विशेष ध्यान देगा। तीसरा है कि 18 वर्ष से आयु से अधिक की सबसे बड़ी महिला परिवार की मुखिया होगी। सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर इसमें होगा आपका सी ऑप्शन, यानी कि ये कथन 1 2 3 तीनों ही सही हैं। और आप इसमें थोड़ा सा और देख लेंगे। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जो था इसकी शुरुआत की गई थी 2013 में, जिसके तहत आप देखेंगे कि पहला ऑप्शन 75% ग्रामीण और 50% शहरी जनसंख्या को इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा जो है इसमें 18 वर्ष से आयु की सबसे बड़ी महिला जो परिवार की होगी उसको मुखिया माना जाएगा और पात्र व्यक्ति को चावल, गेहूं व मोटे अनाज क्रमशः 3, 2 और 1 रुपए में प्रति किलोग्राम की दर से सहायता के रूप में दिया जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में पट्टेदारी सुधार के उपायों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है बताना है। पहला है कि लगान का विनियमन, दूसरा है कि अवधि की सुरक्षा, तीसरा है पट्टेदारी पर स्वामित्व की घोषणा। आपको नीचे दिए गए कूट है, इसमें से आप देखेंगे कि सही उत्तर क्या होगा। आपका सही उत्तर 1 2 3 तीनों ही होगा। ठीक है, तो पट्टेदारी सुधार के उपायों में लगान का विनियमन, अवधि की सुरक्षा और पट्टेदारी पर स्वामित्व की घोषणा, ये तीनों ही कथन सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बताना है। पहला है कि सार्वजनिक उपयोगिता संसाधन प्रदान करना, दूसरा है सामाजिक और आर्थिक ऊपरी पूंजी का निर्माण, तीसरा है संतुलित क्षेत्रीय और क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करना, चौथा है कि समतावादी लक्ष्यों को आगे बढ़ाना। सही उत्तर इसमें क्या होगा? इसमें सही उत्तर होगा सी। आपका 1 2 3 4 सभी सही होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। सुएज नहर क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण की ओर पड़ने वाली झीलों का सही क्रम बताना है। तो आप इसमें सही क्रम का सही उत्तर देखेंगे पहले कि लेक मंजला, लेक टिम्सा, ग्रेट बिटर लेक और लिटिल बिटर लेक। यानी कि नॉर्थ से अगर हम साउथ की तरफ आएँ तो हमको पहले क्या मिलेगी? पहले मिलेगी लेक मंजला, उसके बाद हमको मिलेगी लेक टिम्सा, उसके बाद हमको मिलेगी लेक बिटर लेक और इसके बाद हमको मिलेगी लिटिल बिटर लेक। ठीक है, तो ये क्रम है, आप याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। मंजला, टिम्सा, उसके बाद बिटर लेक, उसके बाद बिटर लिटिल बिटर लेक। अगला प्रश्न देखते हैं कि टेलीग्राफिक पठार जो है ये हिस्सा है। पहला ऑप्शन है उत्तर अटलांटिक कटक का, दूसरा ऑप्शन है दक्षिण अटलांटिक कटक का, तीसरा है कि हिंद महासागर कटक का, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर इसका क्या होगा? सही उत्तर है उत्तर अटलांटिक कटक का हिस्सा है टेलीग्राफिक पठार।
टेलीग्राफिक पठार जो है ये अटलांटिक महासागर में अगर हम देखें तो इसमें और भी अन्य पठार यहाँ पे मिलते हैं, जैसे डॉल्फिन कटक, चैलेंजर कटक और विवियन थॉम्सन कटक, वाल्विस कटक आदि। देखेंगे सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में उष्णकटिबंधीय चक्रवात दिए गए हैं, उनके नाम दिए गए हैं, और दूसरी सूची में देश दिए गए हैं। तो मिलान करने से पहले हम सही उत्तर देख लेते हैं कि सही उत्तर है 2 3 1 4, और इसको मिलान करेंगे तो विलीज जो उष्णकटिबंधीय तूफान है कहाँ आते हैं? ऑस्ट्रेलिया में। टैफू जो हैं ये आपके आते हैं जापान में, तो जापान में आने वाले तूफानों को टैफू कहते हैं। बगुइयो जो है ये आपका फिलीपींस से संबंधित है, और हेरिकेन्स जो तूफान है ये आपके आते हैं यूएस में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर साइबेरियन पारीय रेल मार्ग पर अवस्थित नहीं है, बताना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है कजान, दूसरा ऑप्शन है ओमस्क, तीसरा ऑप्शन है सोची, चौथा ऑप्शन है चिता। सही उत्तर इसमें क्या है कि कौन सा अवस्थित नहीं है? सोची। अब आप साइबेरियन रेल मार्ग के बारे में जैसे जानते हैं कि ये सबसे विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। इसके अलावा जो है इसके पश्चिमी छोर पे जो है वो सेंट पीटर्सबर्ग है, जिसको लेनिनग्राड भी कहा जाता है, और इसके पूर्वी छोर पर कौन सा है? व्लादिवोस्तोक है। ठीक है, और इसके बीच में जो स्टेशन है वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन कजान, ओमस्क और चिता स्टेशन हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, बताना है। एक तरफ पवन दिए हैं, दूसरी तरफ देश दिए हैं, तो कौन सी पवन किस देश में चलती है? सेंटाना कैलिफोर्निया में चलती है, बात सही है। हबूब जो है ये सूडान में चलने वाली पवन है, ये भी बात सही है। यामो जो है वो जापान में चलती है, भी सही है। मिस्ट्रल जो है ये आपका ऑस्ट्रेलिया में नहीं चलती है। ठीक है, तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा, लेकिन मिस्ट्रल चलती कहाँ है? तो ये आपका फ्रांस के क्षेत्र में चलती है। ठीक है, फ्रांस में चलने वाली हवा को क्या कहते हैं? मिस्ट्रल कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में कोयला क्षेत्र दिए हैं, सूची 2 में अवस्थिति दी गई है, कौन से कोयला क्षेत्र कहाँ पे पड़ता है? तो सबसे पहले हम सही ऑप्शन देख लेते हैं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर इसमें है आपका 4 1 2 3। अब हम मिलान करते हैं तो हम देखेंगे कि तालचेर, जिसे हम तालचेर भी कहते हैं, ये कहाँ पे है कोयला क्षेत्र? ये है महानदी घाटी में। और कर्णपुरा जो है ये आपका कहाँ पे पड़ता है? ये है कोयला क्षेत्र दामोदर घाटी का। सिंगरौली जो है ये आपका कोयला क्षेत्र है सोन घाटी का, और सिंगरैनी जो है ये आपका है गोदावरी घाटी का। सिंगरौली और सिंगरैनी में कन्फ्यूजन होता है, इसको थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार ये आपका सही सुमेलन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत में अवस्थित नहीं है? पहला ऑप्शन है गुरला मंदाता, दूसरा ऑप्शन है नामचा बरवा, तीसरा ऑप्शन है कामेट, चौथा ऑप्शन है नंगा पर्वत। तो ये प्रश्न दोस्तों गलत है, क्योंकि गुरला मंदाता चोटी जो है आप जानते हैं कि कहाँ पे है? ये तिब्बत में मानसरोवर के पास अवस्थित है। नामचा बरवा जो है ये आपका ये भी जो है अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत की सीमा पे अवस्थित है। इसके अलावा कामेट आप जानते हैं कहाँ पे है? कामेट आपका उत्तराखंड में अवस्थित है, और नंगा पर्वत जो है ये आपका अवस्थित है जम्मू कश्मीर के पीओके के क्षेत्र में। ठीक है, तो आप जानते हैं कि इसमें 2 उत्तर होने के कारण ये प्रश्न मूल्यांकन से हट जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभों से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम होती जाती है। पहला ऑप्शन है पूर्व से पश्चिम की ओर, दूसरा ऑप्शन है पश्चिम से पूर्व की ओर, तीसरा ऑप्शन है उत्तर से दक्षिण की ओर, चौथा ऑप्शन है दक्षिण से उत्तर की ओर। तो इसमें आप जानते हैं सही उत्तर क्या होगा आपका? सही उत्तर होगा पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, तो भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल का परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है? पहला ऑप्शन है बराक नदी, दूसरा ऑप्शन है लूनी नदी, तीसरा ऑप्शन है घग्गर नदी, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर है लूनी नदी। तो लूनी नदी जो है इसके ऊपरी मार्ग में मीठा जल और निचले भाग में खारा जल मिलता है, और आप जानते हैं कि लूनी नदी कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मोरी बंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उप विभाग है? पहला ऑप्शन है कृष्णा गोदावरी डेल्टा, दूसरा है महानदी डेल्टा, तीसरा है बंगाल डेल्टा, चौथा ऑप्शन है कावेरी डेल्टा। सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर है आपका बंगाल डेल्टा। तो मोरीबंद डेल्टा जो है ये बंगाल के डेल्टा का एक उपविभाग है। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। कथन है कि उत्तर प्रदेश में गन्ना तथा चीनी उत्पादन महाराष्ट्र से अधिक है, परंतु उत्पादकता कम। कारण है कि महाराष्ट्र में अधिकांश चीनी मिलें सहकारी क्षेत्र में स्थापित हैं। बताना इसमें से कौन सा कथन सही होगा? तो आपका कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, बताना है। तो पहला आपका है दाम। तो दाम जो आप जानते हैं कि ताम्र की मुद्रा है। ठीक है, दाम जो थी ये तांबे की मुद्रा थी, और देसाई जो थी ये राजस्व अधिकारी को कहा जाता था, और दीवान जो है प्रांतीय राजस्व का प्रमुख होता था जिसे कहा जाता था, और जरीब जो है ये एक प्रकार का कर नहीं होता था, बल्कि जरीब जो है इस्तेमाल किया है सबसे पहले टोडरमल द्वारा भूमापन विधि के लिए। ठीक है, अकबर के समय आप जानते हैं कि अकबर के 9 रत्नों में से एक थे टोडरमल, और उस वक्त ही जरीब का सर्वप्रथम प्रयोग टोडरमल द्वारा किया गया था। और जरीब जो है क्या है? भूमि की लंबाई नापने की एक इकाई थी। तो जरीब जो थी ये भूमि की लंबाई नापने की इकाई थी।
दूसरा ऑप्शन है आइवर जेनिंग्स ने, तीसरा ऑप्शन है एच.जे. लास्की ने, चौथा ऑप्शन है के.सी. वेयर ने। सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर है के.सी. वेयर ने कहा था कि भारत का एक अर्धसंघात्मक राज्य है। अगला प्रश्न है निम्न घटनाओं का काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। तो इसमें हम सबसे पहले उत्तर देख लेते हैं। सही उत्तर इसका होगा सी। ठीक है, इसके बाद हम इसको काल क्रमानुसार व्यवस्थित करेंगे तो हम देखेंगे कि महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर सबसे पहले हस्ताक्षर किए। ये कब किए थे इन्होंने? ये इन्होंने किए थे 26 अक्टूबर 1947 को। ठीक है, 26 अक्टूबर 1947 को किए। इसके बाद जो है आपका आएगा कि भारत का संविधान लागू हुआ, तो आप जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर की प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा ने भारत में विलय को अनुमोदित किया। फिर अगला है कि जम्मू कश्मीर तथा राज्य का नया संविधान लागू हुआ, तो ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1957 को। ठीक है, और आप जानते हैं कि वर्तमान स्थिति क्या है कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत जम्मू कश्मीर राज्य का विभाजन 2 संघ राज्य क्षेत्रों में किया जा चुका है, जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख। ठीक है, तो अब यहाँ पर दोनों ही ये केंद्र शासित प्रदेश बनाए जा चुके हैं। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए कथन दिए गए हैं, कथन और कारण संबंधित प्रश्न है। तो कथन है कि केंद्रीय कानूनों का संवैधानिक वैधता के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अनन्य अधिकारता है। कारण है कि सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन और कारण में सही होगा। तो आप देखेंगे कि आपका ए ऑप्शन सही है, यानी कथन और कारण दोनों सही है, और कारण कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है 26 जनवरी को, दूसरा ऑप्शन है 2 अक्टूबर को, तीसरा ऑप्शन है 21 अप्रैल, चौथा ऑप्शन है 24 अप्रैल। सही उत्तर इसमें क्या है? सही उत्तर आपका होगा 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, तो पंचायती राज दिवस जो है ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ये दिन जो है इसी दिन जो है भारतीय संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा ये पंचायती राज व्यवस्था को भारत में शुरुआत की गई थी।
अगला प्रश्न है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी को सुनिश्चित किया गया है? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 38, दूसरा है अनुच्छेद 39A, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 45, चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 43A। सही उत्तर इसमें क्या है? अनुच्छेद 43A के तहत 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही श्रमिकों के प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? पहला ऑप्शन है कि यह लागू किया जा सकता है, दूसरा है कि यह लागू नहीं किया जा सकता है, तीसरा है ऑप्शन की विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है, चौथा ऑप्शन है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका इसमें सही उत्तर क्या है कि यह लागू नहीं की जा सकता है। तो प्रस्तावना के विषय में आप जानते हैं कि प्रस्तावना का विधिक स्वरूप लागू नहीं किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने बेरू आदि का जो वाद था 1960 का, इसमें प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना, लेकिन बाद में जब केशवानंद भारती बाद में प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग माना था। हालांकि प्रस्तावना या उसके किसी भाग को विधिक रूप से न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है, बताना है। पहला ऑप्शन है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति होती है, दूसरा है ऑप्शन राज्यपाल के कार्यालय के लिए शर्तें हैं, तीसरा है राज्यपाल की पदावधि, चौथा ऑप्शन है राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। तो अनुच्छेद 162 में क्या है? सही उत्तर इसका होगा राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उन विषयों पर होगा जिनके संबंध में उस राज्य के विधानमंडल को विधि बनाने की शक्ति है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस मंदिर को विदर्भ के खजुराहो के रूप में भी जाना जाता है? पहला ऑप्शन है मार्कंडेश्वर, दूसरा है कैलाश, तीसरा है मनु देवी, चौथा है भीमा शंकर। सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर है मार्कंडेश्वर मंदिर को। तो मार्कंडेश्वर मंदिर जो है ये विदर्भ के खजुराहो यानी कि मिनी खजुराहो के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ 2019 में आए तूफान के नाम दिए हैं, दूसरी तरफ सर्वाधिक प्रभावित देश दिए हैं। तो ये चूंकि समसामयिक से संबंधित प्रश्न है और अब ये पुराना हो चुका है, तो अब इसमें सिर्फ हम उत्तर देख लेते हैं कि ऑप्शन क्या होगा। 1, 4, 2, 3 बी ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अक्टूबर 2019 में भारत में किस अफ्रीकी देश में अपना उच्चायोग स्थापित करने की घोषणा की? तो ये भी समसामयिकी से रिलेटेड प्रश्न है। सिर्फ उत्तर देखते हैं सीरा लियोन में। अगला प्रश्न देखते हैं। नीति आयोग के अनुसार भारत में नवाचार सूचकांक 2019 में कौन सा राज्य शीर्षस्थ है? तो आप इसमें देखेंगे कि सही उत्तर क्या होगा? कर्नाटक। ठीक है। हालांकि इसमें जो इम्पोर्टेंट ये है कि अगर 2020 के आंकड़ों में हम देखें तो वर्तमान में जो है वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? 48वां है। ठीक है। तो आपको वैश्विक परिदृश्य में अगर पूछा जाए नवाचार सूचकांक में तो भारत का स्थान हो जाएगा 48वां। अगला प्रश्न है कि बुकर प्राइज़ विजेता 2019 पुस्तक गर्ल विमेन अदर के लेखक कौन है? तो इसमें सही उत्तर आप सीधे देखेंगे, चूँकि ये समसामयिकी से रिलेटेड प्रश्न है। बरादीन इवारिस्तो। ठीक है। तो अभी इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि बुकर प्राइज़ 2020 के कौन है, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो डगलस स्टुअर्ट को उनके पहले उपन्यास शग्गी वैन के लिए प्रदान किया गया। तो नाम ध्यान रखिएगा, डगलस स्टुअर्ट 2020 के लिए दिया गया है। इनके पहले उपन्यास, इसका नाम क्या है? इसका नाम है शग्गी वैन। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि विश्व महिला एकल बैडमिंटन मुकाबले में भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाने के लिए पीवी सिंधु को फाइनल मैच में कितने हराया? तो ये भी समसामयिकी से रिलेटेड प्रश्न है। सीधे हम इसमें उत्तर देखते हैं। उत्तर है आपका नोजोमी ओकुहरा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल में भूटान में किस जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया? 2019 में इसका उद्घाटन किया था नरेंद्र मोदी जी ने। तो इसका सही उत्तर क्या है? मांगदेचू विद्युत परियोजना। अगला प्रश्न है कि चित्राचार्य उपेंद्र महारथी की पुस्तक वेणुशिल्प का संबंध निम्नलिखित में से किस कला से है? ठीक है। तो इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर है बांस कला से। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक दुनिया का पहला 100% जैविक राज्य है? तो ये भी आपका सही उत्तर क्या है? इसमें सिक्किम है। अगला प्रश्न देखते हैं कि पैरा एथलीट दीपा मलिक जो है 2019 में इनको राजीव खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। किस खेल से संबंधित हैं दीपा मलिक? तो ये संबंधित है गोला फेंक से। ठीक है। प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई सम्मेलन 2019 का आयोजन निम्न में से किस शहर में किया गया था? सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर है इसका न्यूयॉर्क में। अगला प्रश्न है कि मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित रोग हो जाता है। पहला ऑप्शन है बेरी, दूसरा ऑप्शन है घेंगा, तीसरा ऑप्शन है रतौंधी, चौथा ऑप्शन है वर्णांतता। सही उत्तर इसमें क्या होगा? पॉलिश किए हुए चावल से बेरी रोग हो जाता है। और इसका कारण क्या होता है? पॉलिश किए हुए चावल में प्रोटीन, फाइबर, विटामिन बी और B1 थायमिन जैसे पोषक तत्वों की अत्यधिक कमी हो जाती है, जिसके कारण मनुष्य में बेरी रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, बताना है। तो एक तरफ विटामिन दिए हैं और एक तरफ प्रचुर उनके स्रोत दिए हुए हैं। तो इसमें आप देखेंगे विटामिन B6 जो होता है धान की चोकर में, राइस ब्रान में होता है, तो सही है। विटामिन B2 कॉर्ड यकृत में होता है। ठीक है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो आपका इसका जो प्रश्न का सही उत्तर होगा कि सुमेलित नहीं है, वो आपका B2 होगा। ठीक है। तो विटामिन B2 जो होता है किस में होता है? ये आपका होता है हरी सब्जियों में। ठीक है। तो हरी सब्जी जो होते हैं उसमें होते हैं। इसके अलावा अन्य देख लेते हैं। विटामिन ई जो होता है गेहूं और अंकुरित तेल में होता है, ये भी बात सही है। विटामिन ई जो होता है वो अल्फा में होता है। ठीक है। तो ये सही होगा। और आप अगर देखेंगे कॉर्ड और यकृत तेल जो होता है यानी कि मछलियों के लिवर से प्राप्त जो तेल होता है, इसमें विटामिन ए और डी के स्रोत होते हैं। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। कथन है कि अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते हैं। कारण है कि
मानव अंग केवल अनिवार्य सूक्ष्म पोषकों को ही संश्लेषित करते हैं। इसमें आप देखेंगे इसमें सही उत्तर क्या होगा। इसमें सही उत्तर होगा कि कथन तो सही है लेकिन कारण गलत है। तो यानी अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते हैं, ये बात सही है। और मानव शरीर स्वयं विटामिन उत्पन्न नहीं करते हैं। विटामिन मुख्यतः जो है भोजन के द्वारा ही हमें प्राप्त होते हैं। पोषक तत्वों का मानव शरीर द्वारा अत्यंत कम मात्रा में संश्लेषित किया जाता है। विटामिन B3, विटामिन डी, विटामिन के का संश्लेषण मानव शरीर कर सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो इसमें सबसे पहले हम सही उत्तर देख लेते हैं। सही उत्तर क्या होगा, बीज होगा 2, 3, 4, 1 सही होगा। इसका मिलान करेंगे तो केवलार जो है ये जो होता है संश्लेषित रेशा होता है। टेक्सॉल जो है ये संबंधित है आपका कैंसर रोधी दवा से। और जिंक फॉस्फाइड जो है ये संबंधित है रोडेंटनाशी से। और जो आपका न्यूट्रोसिलोज है ये सेलुलोज, ये किससे संबंधित है, ये संबंधित है आपका विस्फोटक से। तो आपका ये सही मिलान हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु के नमूने को हवा में खुला रखने पर उसके कुछ समय पश्चात गायब हो जाता है, जैसे कपूर, नेफ्थलीन, शुष्क। ये घटना को क्या कहते हैं, इस घटना को? तो इस घटना को हम जानते हैं क्या कहते हैं। इस घटना को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन एक ऐसी घटना है जिसमें किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है तो वो सीधे द्रवस्था में ना परिवर्तित होकर वो सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। तो इस घटना को क्या कहते हैं, इस घटना को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। और इसमें जो उदाहरण है इसके कपूर, नेफ्थलीन और शुष्क बर्फ आदि। अगला प्रश्न है कि प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण निम्नांकित घटना के अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है। पहला ऑप्शन है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, दूसरा ऑप्शन है विवर्तन, तीसरा ऑप्शन है प्रकीर्णन, चौथा ऑप्शन है अपवर्तन। इसका सही उत्तर क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो होगा इसका सही उत्तर होगा। तो प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण निम्नांकित घटना का अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, एंजाइमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला है कि वे जैव उत्प्रेरक होते हैं, ठीक है। अगला है कि वे शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहां वे उत्पादित होते हैं। तो आप देखेंगे इन दोनों ही कथनों में से ये दोनों ही कथन जो है वो सही हैं एंजाइम के विषय को लेकर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही होगा। एंजाइम जो होते हैं जैव उत्प्रेरक होते हैं। ये जीवों और पौधों में होने वाली क्रियाओं एवं अभिक्रियाओं के वेग को परिवर्तित करते हैं। इस प्रकार ये एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं जो जैव कोशिकाओं में बनते हैं। एंजाइम विशिष्ट प्रकृति के होते हैं, वे शरीर के उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहाँ वे उत्पादित होते हैं। अर्थात किसी एंजाइम जैविक क्रिया के लिए एक विशेष एंजाइम निश्चित होता है और एक एंजाइम द्वारा एक से अधिक क्रियाओं को प्रभावित नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न देखते हैं, माँ का दूध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है किंतु इसमें निम्नलिखित का अभाव होता है। तो इसमें किस तत्व का अभाव होता है, सही उत्तर है आपका लौह तत्व का अभाव होता है। तो माँ का दूध जो होता है नवजात के लिए संपूर्ण आहार है और इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम व जिंक पाए जाते हैं लेकिन लौह तत्व का अभाव होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पदार्थों को उनके पहली बार प्रयोगशाला में संश्लेषण के कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। हालांकि जब ये प्रश्न आया था तब थोड़ा सा विवाद में भी रहा था, लेकिन हम यहाँ पे सही उत्तर देखेंगे। सही उत्तर इसका क्या होगा, 4, 2, 3, 1। यानी कि अगर हम इसको व्यवस्थित करेंगे तो सबसे पहले आएगा आपका केवलार कालक्रमानुसार पहले नंबर पे होगा। इसके बाद आप देखेंगे कि फुलेरिन का आविष्कार किया गया। इसके बाद जो है ग्राफीन आएगा तीसरे नंबर पे और अंत में आएगा ब्लैक गोल्ड। अगला प्रश्न देखते हैं कि बिब्लियोमेट्री है, बिब्लियोमेट्री से क्या संबंध है। पहला है ऑप्शन आपका पुस्तकालय नेटवर्क का कार्य, दूसरा है सूचना प्रबंध सेवा, तीसरा है सूचना प्रबंध उपकरण, चौथा है पुस्तकालय सेवा। तो बिब्लियोमेट्री क्या है, बिब्लियोमेट्री जो है आपका सही उत्तर इसमें क्या होगा, सी होगा, ठीक है, सूचना प्रबंधन उपकरण। तो बिब्लियोमेट्री जो है ये ग्रंथ सूची ग्रंथों और सूचनाओं के अध्ययन या मापने के लिए उपयोग की जाने वाली एक विधि का समूह है। लाइब्रेरी और सूचना विज्ञान के क्षेत्र में बिब्लियोमेट्री के तरीकों का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एल्बिडो से संबंधित है। पहला ऑप्शन है संचार शक्ति, दूसरा ऑप्शन है अवशोषित शक्ति, तीसरा ऑप्शन है उत्सर्जक शक्ति, चौथा ऑप्शन है वापसी की शक्ति। तो आप जानते हैं कि सही उत्तर क्या होगा, एल्बिडो से संबंधित है, वापसी की शक्ति से संबंधित है। तो किसी भी वस्तु की सतह पर पहुंचने वाले विकिरण यानी ऊर्जा के जितने भाग को वापस परावर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, एल्बिडो कहते हैं। इसे प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है कि गहरी कार्बन वेधशाला जिसे DCO के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही है। पहला है कि यह वैश्विक अनुसंधान कार्यक्रम पृथ्वी पर कार्बन की भूमिका को आगे बढ़ाने के लिए है। दूसरा है कि यह गहरी माइक्रोबियल पारिस्थितिकी तंत्र के क्षेत्रीय अवलोकन के लिए है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें से सी, यानी कि 1 और 2 दोनों ही सही हैं। तो गहरी कार्बन वेधशाला पृथ्वी पर कार्बन की भूमिका से बाहर निकालने के लिए एक वैश्विक शोध कार्यक्रम है। यह भौतिकविदों, जीव विज्ञानियों, भूवैज्ञानिकों सहित वैज्ञानिकों का एक समुदाय है जो अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो आप देखेंगे इसमें कार्डोजोनफ प्रोटोकॉल जो है ये संबंधित है बायोसेफ्टी से, सही है। इसके अलावा आप देखेंगे कि स्टॉकहोम सम्मेलन अनवरत जैविक प्रदूषक यानी कि परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट इससे भी संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो ओजोन परत से संबंधित है और क्योटो प्रोटोकॉल जो है जल संरक्षण से संबंधित नहीं है। तो इस प्रश्न का ये उत्तर सही होगा। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संरचना भी समय संबंधित है। 1997 में जापान के क्योटो में इसे अपनाया गया था। क्योटो प्रोटोकॉल जो है हरित गृह गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने से संबंधित है। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो संबंधित है वो ग्रीन हाउस गैसों की कमी लाने से संबंधित है।
अगला प्रश्न देखेंगे तो कथन और कारण से संबंधित है। कथन है कि उष्णकटिबंधीय देशों में तितलियों की प्रजातियां सर्वाधिक संख्या में पाई जाती हैं। कारण है कि तितलियां जो हैं कम तापमान में नहीं रह सकती। तो इसमें आप देखेंगे कि सही उत्तर क्या है। सही उत्तर आपका ए और बी दोनों ही सही हो जाएगा विकल्प। तो आपका कथन भी सही है और कारण भी सही है, और कारण जो है कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरण से ऊर्जा की मात्रा, पहला ऑप्शन है कि बढ़ती है, दूसरा ऑप्शन है कि घटती है, तीसरा ऑप्शन है कि स्थिर रहती है, चौथा ऑप्शन है कि बढ़ सकती है या घट सकती है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। पोषण स्तर की जो मात्रा होती है एक पोषी से दूसरी पोषी में, वो घटती जाती है। ठीक है, तो उसका सही उत्तर होगा घटती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है। पहला ऑप्शन है लाल शैवाल, दूसरा है भूरा शैवाल, तीसरा है हरा शैवाल, चौथा ऑप्शन है नीला हरा शैवाल। तो इस सही उत्तर क्या होगा, ब्लू ग्रीन एल्गी, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि धुआं यानी स्मॉग आवश्यक रूप से वायुमंडल में निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण होता है। पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन तथा ओजोन, दूसरा ऑप्शन है ओजोन और नाइट्रोजन, तीसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन, चौथा ऑप्शन है नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड। सही उत्तर इसमें क्या है, सही उत्तर है डी ऑप्शन, नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड। तो स्मॉग होता क्या है, स्मॉग के निर्माण में नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड का योगदान होता है। ठीक है, स्मॉग को जो है वो फॉग भी कहते हैं। जब वायुमंडल में प्रदूषकों की अधिकता हो जाती है तो स्मॉग के रूप में ये परिलक्षित होने लगते हैं। स्मॉग प्रायः नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, ओजोन इत्यादि द्वारा निर्मित होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें दुर्लभ उपलब्धि के लिए वैश्विक 500 पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका होगा जीन संरक्षण, दूसरा ऑप्शन है पर्यावरण संरक्षण, तीसरा ऑप्शन है जनसंख्या नियंत्रण, चौथा ऑप्शन है प्रदूषण नियंत्रण। सही उत्तर क्या है, पर्यावरण संरक्षण के लिए दिया जाता है। तो पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत दिया जाने वाला ये पुरस्कार जो है, ये पुरस्कार यूएनईपी द्वारा दिया जाता है, यूएनईपी द्वारा दिया जाता है। और 1987 से ये प्रारंभ किया गया था पुरस्कार। और आप जानते हैं कि यूएनईपी का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, ये नैरोबी केन्या में है, और इसकी स्थापना हुई थी 1972 में। अगला प्रश्न है कि श्याम विविर, ठीक है, श्याम विविर होता है। पहला ऑप्शन है हवाई जहाज की उड़ान का अभिलेखक, दूसरा है सूर्य का एक धब्बा, तीसरा है अंटार्कटिका की एक जगह, चौथा है सिमट गया तारा। तो ब्लैक होल क्या होता है, ब्लैक होल जो होता है श्याम विविर एक सिमट गया तारा होता है। ब्लैक होल जो है उच्च गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र होते हैं जहाँ से प्रकाश तक भी बाहर नहीं निकल सकता। तारों के अंत होने की अवस्था में होने वाले सुपरनोवा के पश्चात ब्लैक होल का निर्माण होता है। इस तरह ब्लैक होल एक सिमट गया तारा कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है। पहला ऑप्शन है गंगा का मैदान, दूसरा ऑप्शन है ट्रांस हिमालय, तीसरा ऑप्शन है पश्चिमी घाट, चौथा ऑप्शन है मध्य भारत। सही उत्तर इसमें का क्या होगा, सही उत्तर है इसका सी, ऑप्शन सी जो होगा पश्चिमी घाट। इसके अलावा आप जानते हैं कि जैव विविधता क्षेत्र और कौन कौन से हैं। भारत में कुल मिला के 4 जैव विविधता क्षेत्र जो हैं उनको हॉटस्पॉट पाए जाते हैं, जिसमें एक पूर्वी हिमालय का क्षेत्र है, पश्चिमी घाट है, और आपका इंडो बर्मा का क्षेत्र है, और सूडालैंड यानी अंडमान निकोबार का भी क्षेत्र है। इसमें सर्वाधिक जो जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है वो आपका है पश्चिमी घाट। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा नीति आयोग। ठीक है, तो नोडल संस्था कौन सी है, नीति आयोग। नीति आयोग है और इसके पास 2030 तक का, ठीक है, 2030 तक का समय सीमा है जिसमें ये सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने का अपना कार्य। अगला प्रश्न है कि लघु उद्योगों के लिए बनी निम्न समितियों को कार्यक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। तो आप इसमें देखेंगे कि सी उत्तर सही होगा। तो सबसे पहले आपकी आएगी, ठीक है, सबसे पहले आपकी आएगी कार्य समिति। तो ये कब बनी थी, ये बनी थी 1955 में। इसके बाद आपकी आएगी आबिद हुसैन समिति जिसका निर्माण हुआ था 1995 में। इसके बाद आपकी नायक समिति है जिसका गठन हुआ था 1991 में। और इसके बाद आई थी एस एस कोहली समिति जिसका गठन हुआ था 2000। ठीक है, तो इस प्रकार जो है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में कार्यक्रम दिए हैं, सूची 2 में प्रारंभ वर्ष दिए हैं। तो आप इनका मिलान करेंगे तो देखेंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। सबसे पहले देख लेते हैं, सही उत्तर है आपका सी 2 1 4 3। अब आप मिलान करेंगे तो देखेंगे कि अंधत्व नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम जो था इसको 1976 में शुरू किया गया था। इसके बाद आपका समन्वित बाल विकास योजना जिसे हम ICDS भी कहते हैं, उसको कब शुरू किया गया था, 1975 में। इसके अलावा राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम जो था इसकी शुरुआत की गई थी 1983 में। और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन इसकी शुरुआत की गई थी 2005 में। तो ये सही हो जाएगा आपका मिलान। अगला प्रश्न है कथन और कारण संबंधित, हाल के वर्षों में भारत में महिलाओं के लिए श्रम की भागीदारी की दर में तेजी से गिरावट आई है। कारण है कि पारिवारिक आय में सुधार एवं शिक्षा में वृद्धि के कारण से इस श्रम की भागीदारी दर में गिरावट आई है। सही उत्तर इसमें क्या होगा, इसका सही उत्तर है कि कथन और कारण दोनों सही हैं लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में निर्भरता अनुपात जिसे डिपेंडेंसी रेशियो भी कहा जाता है वो घट रहा है, इसका कारण क्या है। सही उत्तर इसमें क्या है कि हमारे भारत में 15 से 49 के वर्ष की जो जनसंख्या है इसकी सापेक्षता अधिक है। अर्थात क्या है कि आप देखेंगे कि जो डिपेंडेंसी यानी कि जो आश्रित लोग होते हैं वो कौन सी एज के होते हैं, वो होते हैं आपके 0 से लेकर 14 वर्ष के, और 65 वर्ष के ऊपर के जो लोग होते हैं उनको आश्रित कहा जाता है। अब ठीक है, भारत में कार्यशील जनसंख्या का आधिक्य है जिसके कारण निर्भरता अनुपात घट रहा है। यह अनुपात बताता है कि अर्थव्यवस्था अपने गैर उत्पादक जनसंख्या के समर्थन में कितने दबाव का सामना कर रही है।
अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य एसडीजी भारत में 2030 तक सभी के लिए पानी की उपलब्धता और इसके स्थायी प्रबंधन को लक्षित करेगा? सही उत्तर इसका क्या होगा? इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए एसडीजी 6। ठीक है, तो इसमें कुछ व्याख्या देख लेते हैं। एसडीजी 6 जो है सतत विकास लक्ष्यों के तहत भारत में 2030 तक सभी के लिए पानी की उपलब्धता और इसके स्थायी प्रबंधन को लक्षित करेगा। अगला प्रश्न है कि समृद्धि की सीमा की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? पहला ऑप्शन है क्लब ऑफ रोम, दूसरा है यूनेस्को, तीसरा है ब्रिटेन आयोग, चौथा है एजेंडा 21। सही उत्तर इसका क्या है? सही उत्तर है कि क्लब ऑफ रोम के द्वारा। तो 1972 में क्लब ऑफ रोम द्वारा ये सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष के अधिकांश हिस्सों में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है सामान्य स्थित बेरोजगारी, दूसरा है दैनिक स्थित बेरोजगारी, तीसरा है साप्ताहिक स्थित बेरोजगारी, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप देखेंगे कि इसमें सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर है सामान्य स्थित बेरोजगारी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व सीएसआर के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है बताना है। पहला ऑप्शन है कि कंपनी एक्ट 2014 ने सीएसआर को अनिवार्य बना दिया है। दूसरा है कि इसके अंतर्गत आने वाली कंपनियों को अपने वार्षिक शुद्ध लाभ का 1% सीएसआर गतिविधियों के में व्यय करना होगा। तो आप देखेंगे कि इसमें से कथन कौन सा सही है। इसमें से आप देखेंगे डी ऑप्शन सही है, न कथन 1 सही है, न कथन 2 सही है। तो सही क्या है देख लेते हैं। सीएसआर से संबंधित दोनों ही कथन गलत हैं, क्योंकि भारत विश्व में पहला देश है जिसने वर्ष 2014 में कंपनी अधिनियम 2013 में संशोधन कर सीएसआर को अनिवार्य बना दिया। इसके अंतर्गत आने वाली कंपनियों को अपने त्रिवार्षिक शुद्ध लाभ का 2% व्यावसायिक सामाजिक उत्तरदायित्व यानी कि सीएसआर के तहत खर्च करना होगा। जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक PQLI किसके द्वारा विकसित किया गया? पहला ऑप्शन है मॉरिस डी मॉरिस, दूसरा है UNDP, तीसरा ऑप्शन है महबूब उल हक, चौथा ऑप्शन है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर क्या है आपका? सही उत्तर हो जाएगा मॉरिस डी मॉरिस। अगला प्रश्न देखते हैं, वैश्विक भूख सूचकांक 2017 में क्या स्थान था? तो इसमें हम सीधे आंसर देख रहे हैं। तो इसका सही उत्तर होगा 100। हालांकि 2020 में जो वैश्विक भूख सूचकांक है उसमें भारत के 107 देशों में स्थान जो है वो 94 है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, सूची 1 में वनस्पति के प्रकार हैं, सूची 2 में जो है क्षेत्र दिए हुए हैं। तो इसमें सही उत्तर पहले देख लेते हैं। सही उत्तर आपका ए होगा, 2 3 1 4। अब इसका मिलान देख लेते हैं। तो माकवी जो है ये वनस्पति प्रकार जो है कहाँ पाया जाता है? ये आपका पाया जाता है भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्रों में। फिम्बस जो है ये आपका पाया जाता है दक्षिणी अफ्रीका के क्षेत्रों में। चैपरेल जो है ये पाया जाता है कैलिफोर्निया में। और मेटेरेल जो है ये कहाँ पाया जाता है? ये है चिली में। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो आप देखेंगे इसमें एक तरफ देश दिए हैं, दूसरी तरफ राजधानी दी हैं। तो पहले सही मिलान देखते हैं। पहला सही मिलान होगा 1 2 3 4। अब आप इसको देखेंगे तो उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? ताशकंद है। तजाकिस्तान की राजधानी है दुशांबे, किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक और तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है अशगाबाद। तो ये आपका सही मिलान हो जाएगा। एक बार पुनः देखेंगे, उज्बेकिस्तान जो है इसकी राजधानी क्या है? ताशकंद। तजाकिस्तान की राजधानी क्या है? दुशांबे। और किर्गिस्तान की बिश्केक और तुर्कमेनिस्तान की अशगाबाद। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में वनस्पति की प्रकृति दी हुई है, प्राकृतिक वनस्पति। दूसरी सूची में दिए हैं क्षेत्र। तो मिलान करेंगे तो पहले हम सही उत्तर देख लेते हैं। सही उत्तर जो है इसका होगा 2 3 4 1। और इसका मिलान करेंगे तो अधिजीवी वनस्पति जो है ये पाई जाती है आपका भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। बबूल जो है ये पाया जाता है आपका सहारा के क्षेत्र में। बेओबाब जो है ये पाया जाता है आपका सवाना के क्षेत्र में। और देवदार जो है ये पाया जाता है भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है बताना है। एक तरफ जनजाति है, दूसरी तरफ स्थान दिए हुए हैं। तो आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो पहला तो है पिग्मी जो है कॉन्गो बेसिन में पाई जाने वाली जनजाति है, ये सही है। अंगामी जो है ये नागालैंड में पाई जाने वाली जनजाति है, ये बात भी सही है। एनू जो है वो जापान में पाई जाने वाली जनजाति है, ये बात भी सही है। तो ये तीनों ही सही हैं। इसके बाद बचा आपका किर्गिज़, ये सूडान में नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो किर्गिज़ जो है कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है आपका किर्गिज़ पाई जाती है मध्य एशिया के क्षेत्र में। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं और आपको इसमें बताना कथन और कारण संबंधित प्रश्न है। हिंद महासागर में कई बड़ी शक्तियों का सैन्य अड्डा बन गया है, कथन है ये। कारण है कि हिंद महासागर से निकटवर्ती देशों को बहुत भौगोलिक राजनीतिक लाभ है। तो आप देखेंगे इसमें क्या तथ्य सही है। अब आपका इसमें जो आंसर सही है वो है बी। तो आप देखेंगे कि इसमें कथन तो सही है, कारण भी सही है, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। अगला प्रश्न आप देखेंगे कि मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व की ओर कौन सा क्रम सही है बताना है। तो आप इसका सही उत्तर पहले देख लीजिए। सही उत्तर है सतपुड़ा, महादेव, मैकाले, छोटा नागपुर। यही इसका पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम होगा। तो आप देखेंगे कि सतपुड़ा पड़ेगा, उसके बाद महादेव पड़ेगा, फिर मैकाले पड़ेगा, उसके बाद छोटा नागपुर का क्षेत्र पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका सही क्रम हो जाएगा। अगला आप देखते हैं कथन और कारण से संबंधित प्रश्न है। भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है। कारण है कि हिमालय के कई अनुदैर्घ्य उत्क्रम क्षेत्र अवस्थित हैं। इसमें आपका सही उत्तर क्या होगा? इसमें आपका सही उत्तर होगा कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो आप जानते हैं कि भूकंप पृथ्वी की ऊपरी सतह पर विवर्तनिक गतिविधियों से उत्पन्न ऊर्जा के कारण उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो भारतीय मानक ब्यूरो ने देश के संपूर्ण भूकंप क्षेत्र को नवीन मानकों में से 5 से घटाकर अब 4 कर दिए हैं।
अगला प्रश्न है कि मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है। पहला ऑप्शन है सरोवरीय मैदान का, दूसरा ऑप्शन है लोएस मैदान का, तीसरा ऑप्शन है हिमनदी मैदान का, चौथा ऑप्शन है जलोढ़ मैदान का। सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर है इसमें सरोवरीय मैदान का। मणिपुर में इम्फाल बेसिन जो है ये लगभग 1800 वर्ग किलोमीटर में फैली है मणिपुर में पहाड़ियों के नीचे। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित नदियों में से कौन सा अपने ब्रज घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? पहला ऑप्शन है चंबल, दूसरा है दामोदर, तीसरा ऑप्शन है गंडक, चौथा है रामगंगा। सही उत्तर क्या है? दामोदर। सही उत्तर इसका हो जाएगा। झारखंड के छोटा नागपुर पठार से पूर्वी भाग से निकलने वाली दामोदर नदी जो है झारखंड और पश्चिम बंगाल में ब्रज घाटी से प्रवाहित होती है, ठीक है, और इसे बाढ़ के कारण ही बंगाल का शोक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्राकृतिक प्रदेश में से किसे बड़े शिकारी की भूमि के नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है आपका शीतोष्ण घास का मैदान, दूसरा ऑप्शन है आपका उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है उष्ण रेगिस्तान प्रदेश, चौथा ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश। सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर आपका डी होगा। उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश जो है इनको बड़े शिकारियों की भूमि के प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न है कि हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है बताना है। पहला है कि मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन हैं, दूसरा है कि लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं, तीसरा है कि बाह्य हिमालय में शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं। सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर इसमें डी होगा। 1, 2, 3 तीनों ही सही हैं। तो आप इसकी थोड़ी सी व्याख्या देख लेंगे। तो मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन हैं, और आप जानते हैं कि मुख्य हिमालय का निर्माण सैनोजोइक महाकल्प के योसीन युग में प्रारंभ हुआ था और यह ओलिगोसीन में पूर्ण हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे, कथन और कारण से संबंधित है। कथन है कि अकबर ने शेरशाह की तरह ही राज्य के सिक्कों के प्रचलन को नियमित करने का प्रयास किया। कारण है कि शेरशाह की मुद्रा पद्धति के समान अकबर के समय का ताम्र का प्रमुख सिक्का दाम था। सही उत्तर इसमें क्या है? सही उत्तर आपका हो जाएगा बी, यानी कि कथन भी सही है और कारण भी सही है, और कारण कथन की सही व्याख्या लेकिन नहीं कर रहा है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युद्धों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो आप इसमें युद्धों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करेंगे तो देखेंगे कि इसमें सही उत्तर क्या है। पहले सही उत्तर देख लेते हैं। तो सही उत्तर ए ऑप्शन हो जाएगा। और अब हम इसको तिथि वाइज अगर देखें तो बिलग्राम का युद्ध जो था, सबसे पहले कौन सा हुआ? बिलग्राम का युद्ध, जो कि हुआ था 1540 ईस्वी में। इसके बाद आपका हुआ सरनाल का युद्ध, ये हुआ था आपका 1572 ईस्वी में। इसके बाद आपका हुआ धर्मट का युद्ध, तो धर्मट का युद्ध हुआ था आपका 1658 ईस्वी में। और इसके बाद हुआ जजाऊ का युद्ध, ये कब हुआ था? ये 1707 ईस्वी में हुआ था। तो ये आपका सही क्रम हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि हठ योग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है कि हठ योग नागपंथियों द्वारा अपनाया जाता था, दूसरा है कि हठ योग क्रिया से को सूफी संतों ने भी अपनाया था। सही उत्तर इसमें क्या है? तो सही उत्तर 1 और 2 दोनों ही है, यानी कि हठ योग नागपंथियों द्वारा अपनाया जाता था, साथ ही साथ ये हठ योग का क्रिया का इस्तेमाल सूफी संतों ने भी किया। निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टता एकता व्यवस्था की नहीं है? ठीक है, तो एकता व्यवस्था के बारे में पूछा गया है कि कौन सी विशिष्टता नहीं है। तो पहला ऑप्शन है कि एकता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी, दूसरा ऑप्शन है सियासतनामा एकता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत था, तीसरा ऑप्शन है एकता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाता था, चौथा ऑप्शन है मुक्ति को एकता से एकत्रित राजस्व से सैनिक रखने पड़ते थे। सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर है सी, यानी कि ये एकता व्यवस्था के विषय में सही कथन नहीं है, जबकि अन्य जो है वो कथन सही हैं। तो सही कथन देख लेते हैं एक बार पुनः। एकता एक राजस्व एकत्रित करने वाली व्यवस्था थी, सियासतनामा एकता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत था, और मुक्ति को एकता से एकत्रित राजस्व से सैनिक रखने पड़ते थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है। पहले एक तरफ पुस्तकें दी हैं, दूसरी तरफ लेखक दी हैं, तो आपको सही सुमेलन करना है। तो इसका सही आप पहले उत्तरी देख लीजिए, सी होगा कि सही सुमेलित नहीं है तुगलकनामा। ठीक है, और आप इसका फिर सही सुमेलन देखेंगे तो तबकाते नासरी जो है ये किसकी रचना है? ये मिनासुन सिराज की रचना है। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। आप मतलब ये वैसे सही होगा कि इनकी पुस्तक के लेखक कौन है? मिनासुन सिराज। तारीख फिरोजशाही किसकी रचना है? शम्स सिराज अफीफ की रचना है, ये भी सही है। हुमायूं नामा किसकी रचना है? ये है गुलबदन बेगम की। तुगलक नामा किसकी रचना है? तो ये रचना है अमीर खुसरो की। अमीर खुसरो की रचना है तुगलक नामा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। सही उत्तर इसमें बताना है। तो सही उत्तर इसमें होगा आपका 1872 में पारित किया गया था नेटिव मैरिज एक्ट, और इसमें लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष थी और लड़कों की 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ आंदोलन है, दूसरी तरफ वर्ष दी है। सही मिलान देखेंगे तो आपका पहले सही उत्तर देख लेते हैं। सही उत्तर होगा बी, 2, 3, 1, 4। अब मिलान कर लेते हैं हम लोग। तो पावना जो है ये हुआ था 1873 से 1885 के बीच में। एक आंदोलन हुआ था 1922 में, और संथाल विद्रोह हुआ था आपका 1855 में, और ताना भगत का आंदोलन किया था 1914 में। तो आपका ये सही मिलान हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो आपका इसमें सही उत्तर हम सीधे देखेंगे। सही उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है, तो सांप्रदायिक निर्णय जो है सही नहीं है। आपका भारतीय जल सेना अधिनियम कब आया था? 1927 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था, और सांप्रदायिक निर्णय हुआ था 1932 में। ठीक है, कम्युनल अवार्ड आया था 1932 में।
अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न घटनाओं का कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो इसमें सही उत्तर सीधे हम देखेंगे, सही उत्तर हो जाएगा आपका ए 4 2 1 3। तो आप इसको जब व्यवस्थित करेंगे तो इसमें सही उत्तर आपका क्या आ जाएगा, सबसे पहले हुआ था आपका, ठीक है, तो सबसे पहले हुई थी फिरोज शाह की मृत्यु। ये कब हुई थी, 5 नवंबर 1915 में हुई थी। इसके बाद आप देखेंगे कि इसके बाद घटना हुई जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। इसके बाद हुआ था आपका साइमन आयोग की नियुक्ति, जो कि हुई थी 1927 में। और इसके बाद हुई थी महात्मा गांधी की दांडी यात्रा 1930 में, ठीक है। तो 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा हुई। तो सही उत्तर आपका ये हो जाएगा। अगले, आईएनए के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था। पहला ऑप्शन है लाल किला दिल्ली में, दूसरा है ग्वालियर फोर्ट में, तीसरा आमेर फोर्ट जयपुर में, चौथा है आगरा फोर्ट में। सही उत्तर क्या है, लाल किला दिल्ली में चलाया गया था। और ये मुकदमा कब चलाया गया था, ये 1945 में चलाया गया था। और इसमें जो अभियुक्त थे वो मेजर शहनवाज खान, कर्नल प्रेम सहगल, कर्नल गुरदयाल सिंह ढिल्लों थे। और इन पर राजद्रोह का मुकदमा लगाया गया था। और बाद में आजाद हिंद फौज बचाओ समिति का गठन किया गया, जिसका नेतृत्व भूलाभाई देसाई ने किया था। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। कथन है कि बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग के काल में हुई थी। उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में उक्त विद्वत संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार किया था। कारण है कि वॉरेन हेस्टिंग स्वयं एक उद्भट विद्वान तथा प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक था, जो संस्कृत, फारसी व अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। सही उत्तर इसमें क्या होगा, सीधे हम सही उत्तर देंगे। सही उत्तर है कि कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो आप जानते हैं कि बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग के कार्यकाल में 1784 में सर विलियम जोन्स ने की थी। हेस्टिंग्स ने विलियम जोन्स के पक्ष में संस्था की अध्यक्षता के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। अगला प्रश्न देखेंगे कि राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में कौन सा कथन सही है। पहला है कि राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है। दूसरा है कि राष्ट्रीय पंचांग को जनवरी 26 1950 को अपनाया गया था। सही उत्तर इसमें क्या हो जाएगा, सही उत्तर इसमें है ऑप्शन डी, ना तो एक ना तो दो, ठीक है। तो इसके विषय में सही है कि ये विक्रम संवत नहीं बल्कि शक संवत पर आधारित है। और राष्ट्रीय पंचांग को 26 जनवरी 1950 को नहीं बल्कि 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था।